आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि सिलेबस के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो जो क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस है उसके अंदर हम लोगों को जो पढ़ना है वो दो तरह का कंटेंट पढ़ना है। तो पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स और दोनों में पढ़ाया जाएगा। जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है इसमें दो तरह का चीज़ आपको पढ़ना है। इसको हम लोग बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान, राजनैतिक विज्ञान या राजनीतिक विज्ञान। तो पॉलिटिकल साइंस अगर पढ़ना है क्लास 12th के लिए इसको दो पार्ट में बांट के पढ़ाया गया है। पहला पार्ट है वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स विश्व राजनीति। और दूसरा है इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स भारतीय राजनीति। अब यहाँ जो आप लोगों का पार्ट ए में लिखा हुआ है, पार्ट ए में जो सिलेबस दिया हुआ है वो दे दिया है वर्ल्ड पॉलिटिक्स पार्ट ए में पढ़ना, नहीं सबसे पहले वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ने दिया है। और पार्ट बी में दे दिया है भारत का पॉलिटिक्स। थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ है। पहले लोगों को इंडिया का पॉलिटिक्स समझाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इंडिया का पॉलिटिक्स नहीं जानते तब तक वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहला इंडिया का पॉलिटिक्स समझाना चाहिए, उसके बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपके बुक में क्या किया, सिलेबस में पहले वर्ल्ड पॉलिटिक्स को ही पढ़ा दिया। सबसे पहले वर्ल्ड पॉलिटिक्स को स्टार्ट किया, उसके बाद इंडिया पॉलिटिक्स में चला गया। तो इंडिया का पॉलिटिक्स बाद में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में कि विश्व की राजनीति में क्या होता है। राजनीति का मतलब क्या होता है, किस तरह से विश्व जो है पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट होकर अपने बिजनेस को, अपने कल्चर्स को, अपने रिलेशंस को मेंटेन करती है। पॉलिटिक्स कैसे चलता है पूरे वर्ल्ड में उसके बारे में पढ़ेंगे। और इंडिया पॉलिटिक्स में इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। भारत में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, कौन कौन से पार्टी कब बनी है, किसका आइडियोलॉजी क्या है ना, कैसे कैसे पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक दूसरे के साथ मिलकर सरकारें बनाती है, सरकार बनाने का प्रोसेस क्या है, सरकार बनाने के लिए जो संवैधानिक सिस्टम चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम चाहिए, वो तो आप क्लास 11th में पढ़ चुके थे कि क्या 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 कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक सिस्टम चाहिए, पद्धति चाहिए जिससे सरकार बनाई जा सकती है। संविधान में कितने सेक्शंस होते हैं, कितनी धाराएं होती है वो आप पढ़ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमें कितने अधिकार देते हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं। जो हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स थे, मूलभूत अधिकार, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्लास 11th में बहुत सारे बेसिक चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th में, वो पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को दो पार्ट में बांटा गया। पार्ट ए जिसमें आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है, पार्ट बी जिसमें आपको इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है। पार्ट बी पहले अगर पढ़ाया जाए तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स तो आसानी से समझ में आ रहा है। भारत में कितनी पार्टियां हैं, क्या आइडियोलॉजी है, कैसे पॉलिटिकल पार्टियां काम करती है। तो भारत की राजनीति बहुत अच्छे समझ में आ जाता है, लेकिन विश्व की राजनीति थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि दुनिया में कैसे पॉलिटिक्स चलता है, किस तरह से पूरी दुनिया चलती है और वहाँ भी एक पॉलिटिक्स होता है और वो पॉलिटिक्स कैसे चलता है। तो हम लोगों को पार्ट ए जो पढ़ना है ना, बोल रहा है कि विश्व राजनीति पढ़ना है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है। तो देखिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तक हम लोग ये देखें कि पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को दो पार्ट में बांटा गया है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटिक्स। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है शीत युद्ध का दौर। कोल्ड वार आप लोग सब जानते होंगे, बोलता है कोल्ड वार एरा, एरा ऑफ कोल्ड वार। तो शीत युद्ध का दौर एक अलग दुनिया था। शीत युद्ध कब हुआ, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद से लेकर 1991 तक कोल्ड वार का सिचुएशन बना रहा था। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, दूसरा विश्व युद्ध जैसे खत्म हुआ, जैसे ही अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पे बम दागा, वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म। सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने का कारण क्या था कि अमेरिका क्या किया, दो परमाणु बम उठाया और नागासाकी, जापान के नागासाकी शहर और हिरोशिमा शहर पर दाग दिया। उसके बाद तो सारा देश ऑटोमेटिक युद्ध खत्म कर दिया और सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया। लेकिन समाप्त होने के बाद दिक्कत क्या था ना, कि चूंकि देखिए ये कोल्ड वार आया क्यों, ये हम लोगों को इसमें डिस्कस करना है कि कोल्ड वार आखिर क्यों आया होगा। तो बताइए कि अगर अमेरिका जापान के ऊपर बम मारेगा, तो जापान भी कमज़ोर देश नहीं है और इसके साथ भी बहुत सारे कंट्री थे। तो अमेरिका जापान के दो शहरों के ऊपर परमाणु हमला कर दिया, नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर। दोनों शहर बर्बाद हो गए। अब अमेरिका वाला जो साइड था ना, जो अमेरिका वाला साइड था,
ये डर रहा था कि जापान रिएक्ट करेगा, क्योंकि किसी को एक तमाचा मारिएगा या बहुत हैवी तरीके से पीटिएगा किसी आदमी को तो रिएक्शन तो जरूर आएगा, उधर से कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। तो अमेरिका को डर बना हुआ था कि जापान की तरफ से जो साइड, जापान का साइड वाला देश है, बहुत सारे देश इसके साइड में थे, बहुत सारे देश इसके साइड में थे, तो इसको लगा कि जापान के साइड वाला जो देश है वो रिएक्ट करेगा, बमबारी जरूर करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। और इसी डर से अमेरिका जो है वो, मतलब अमेरिका भी रेडी रहा, एकदम सारा चीज़ को रेडी करा कि अगर जापान की तरफ से कुछ होता है तो फिर युद्ध हो जाएगा। और जापान की तरफ से कुछ हुआ ही नहीं। तो ये टेंशन जो है ना बना रहा, अमेरिका को हमेशा डर बना रहा है कि जापान आज करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, लेकिन रिएक्शन जरूर देगा, ये लोग रिएक्ट जरूर करेगा। इसके कारण क्या, युद्ध सा माहौल बना रहा। अमेरिका डरते रहा कि किस दिन रिएक्शन करेगा, उसके लिए रेडी रहो। तो युद्ध सा माहौल बना रहा, कब तक बना रहा, 1991 तक बना रहा। 1991 में जो है कोल्ड वार का पूरा एरा खत्म हो गया। अब लगा कि इतने दिन के बाद अगर जापान कोई हमला नहीं करता है तो अब नहीं करेगा। तो ये याद रखिएगा, कोल्ड वार का एरा 1991 तक गया था, 1991 तक ये सिचुएशन बना रहा। और अमेरिका और जापान के बीच में टेंशन को ही हम लोग कोल्ड वार बोलते हैं। कोल्ड वार क्या मतलब, क्या है, शीत युद्ध का मतलब ऐसा सिचुएशन जहाँ कोई वार नहीं होता है, बट वार जैसा सिचुएशन बना रहता है, मतलब टेंशन बना रहता है। जैसे इंडिया और चाइना का बॉर्डर, इंडिया चाइना का बॉर्डर में क्या होता है, झगड़ा नहीं हो रहा हमारे साथ, लेकिन टेंशन बन जाता है, कभी कभी इस लेवल का टेंशन हो जाता है कि लगता है अब युद्ध हो सकता है, अब युद्ध हो सकता है। तो यही एक कोल्ड वार सिचुएशन है, ऐसा वार सिचुएशन जहाँ पे लगता है हो सकता है अभी कुछ भी हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन को लोग कोल्ड वार सिचुएशन के नाम से जानते हैं, जो 1991 तक चला था। उसके बाद दूसरा चैप्टर में पढ़ना है दो ध्रुवीयता का अंत। आप लोगों को मालूम होगा कि वर्ल्ड वार से पहले दुनिया में दो सुपर पावर थे। कितने सुपर पावर थे, दो सुपर पावर, दो कंट्री था, और एक का नाम है अमेरिका और एक का नाम है रसिया। एक, वैसे तो अमेरिका के साथ बहुत सारे देश थे जिसको नाटो के नाम से जानते हैं, और रसिया के साथ बहुत सारे देश थे जिसको यूएसएसआर के नाम से जानते हैं, लेकिन मेन यही दोनों देश था। तो बोलता है कि एक सुपर पावर रसिया था जो यूएसएसआर था, और एक सुपर पावर अमेरिका था। अब दोनों सुपर पावर जो है आपस में जब लड़ा सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़ने के बाद धीरे धीरे रसिया का पतन होता चला गया। रसिया सुपर पावर जो है धीरे धीरे इसका पावर सिर्फ खत्म होने लगा, और अमेरिका यहाँ से सिंगल अकेला, यानी कि दो ध्रुवीय, मतलब दुनिया दो पार्ट में बटी हुई थी, दो पार्ट में बटी हुई थी, एक रसिया की तरफ था, एक अमेरिका की तरफ। धीरे धीरे क्या होता चला गया, अमेरिका का जो पार्ट था वो मजबूत होता चला गया, और रसिया का पार्ट जो कमजोर होता चला गया, टूटता चला गया। जब ये टूटने लगा तो इसके पास बहुत कम लोग बचे, बहुत कम सदस्य इसके पास बचे। जो यूएसएसआर के सदस्य थे वो लोग भी इसका सदस्यता लेने लगे, और अमेरिका के सदस्य बढ़ने लगे और इसका सदस्य क्या हुआ, घटने लगे। तो दुनिया में जब बहुत सारे देश है जो यूएसएसआर के साथ था, वो उसको छोड़ छोड़ के अमेरिका की साइड आने लगा, तो अमेरिका का कुनबा, अमेरिका का जो ग्रुप है, अमेरिका के पास जो देश हैं, उनकी संख्या बढ़ने लगी, अमेरिका का पावर बढ़ने लगा, और सिंगल सुपर पावर हो गया, अकेला। इसलिए यहाँ लिखा है कि दो जो ध्रुवीय दुनिया दो पार्ट में जो बटी हुई थी वो धीरे धीरे अंत कर गया, और एक व्यक्ति है, देखिए यहाँ फिर तीसरा लिखा है समकालीन विश्व। अगर आज देखें तो वर्ल्ड में किसका वर्चस्व है, अमेरिका का वर्चस्व है। अमेरिका लीडर बना हुआ है, सुपर पावर बना हुआ है, अमेरिका मॉनिटरिंग कर रहा है, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फिर पढ़ना है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कौन कौन से, कहाँ कहाँ से पूरा। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र फिर पढ़ेंगे कि साउथ एशिया के बारे में क्या, दक्षिण एशिया के बारे में क्या है। तो दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ेंगे कि दक्षिण एशिया का क्या रोल है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को मेंटेन करता है। फिर आपको देखना है विश्व में सुरक्षा को कौन लेकर कौन कौन काम करता है, सुरक्षा को लेकर पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सा मंच है, जो कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है वो काम करता है, उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। फिर हम लोगों को अपने इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करना है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट, भारत का नहीं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट। जैसे वर्ल्ड में टेंशन है अभी ओजोन लेयर को लेके है, ग्लोबल वार्मिंग को लेके है, तो ग्लोबल वार्मिंग को लेके वर्ल्ड क्या सोच रहा है, ओजोन लेयर को लेके वर्ल्ड क्या सोच रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके वर्ल्ड क्या सोच रहा है। तो इस चीज़ को समझना है, ठीक है। अगर कोविड जैसा महामारी आता है तो इसको लेके वर्ल्ड क्या सोच रहा है, अगर एयर पोल्यूशन है उसको लेके वर्ल्ड क्या सोच रहा है, अगर हमारे यहाँ एनर्जी का शॉर्टेज आ रहा है तो सोलर पैनल को लेके वर्ल्ड क्या सोच रहा है। तो वर्ल्ड के पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो विश्व की सुरक्षा के लिए, दुनिया के देशों को सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए क्या कर रहा है, साथ ही साथ वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रखने के लिए क्या कर रहा है, और नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेज उसका इस्तेमाल वो कैसे कर रहा है।
और फिर लास्ट है ग्लोबलाइजेशन, कि पूरा वर्ल्ड में एक देश दूसरे देश के साथ ग्लोबलाइज्ड हो गया, यानी इकॉनमी को मर्ज कर दिया। तो जब एक देश अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देश में मिला देता है तो ऐसी प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण का मतलब होता है एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ मिल जाना, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इनटू वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी एक कंट्री का अगर इकोनॉमी किसी दूसरी कंट्री के इकोनॉमी के साथ मर्ज हो जाता है तो उसको, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइज्ड मार्केट का मतलब होता है अगर भारत एक ग्लोबलाइज्ड मार्केट है, इसका मतलब भारत का जो इकोनॉमी है वो दुनिया की इकोनॉमी के साथ क्या हुआ, मिल गया है। इसलिए भारत एक ग्लोबलाइज्ड मार्केट, वैश्वीकृत बाजार के नाम से जाना जाता है। ये है पार्ट ए के अंदर, जहाँ पे हम लोगों को वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ना है। फिर पार्ट बी में चलते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स में क्या क्या पढ़ना है। पहला चीज इसमें पढ़ना है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं जब हम अपने नेशन को बिल्ड करते हैं, तो नेशन बिल्ड करते समय कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। उसके बाद हमारे देश में दूसरा चीज़ पढ़ना है एक दल का प्रभुत्व का दौर, जिसको कांग्रेस बोलते हैं। कांग्रेस अकेला सिंगल पार्टी था जिसका वर्चस्व था पूरे भारत के राजनीति में। तो भारत के राजनीति में कांग्रेस नहीं बोलता है कांग्रेस 70 साल तक क्या किया, तो सिंगल वन पार्टी कांग्रेस था, दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं था। तो जब दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, सिंगल वन कांग्रेस पार्टी था, उसका राज था, उसका वो पूरा पूरा का पूरा डोमिनेंस करता था इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर, क्योंकि भारत की राजनीति में कोई दूसरा पार्टी था ही नहीं। सोचिए ना 1980 1982 में बीजेपी का जन्म हुआ है, उसके पहले कुछ जनता पार्टी सब था, कुछ नहीं हो पा रहा था, छोटी छोटी पार्टियां बनी थी। बीजेपी 1980 89 80 82 का जन्म है ये लोग का, यानी बीजेपी 80 82 की पार्टी है। सोचिए, इसका मतलब 1947 से लेके 1980 तक कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में नहीं थी। और जिसके कारण क्या था कि सत्ता का अकेला पावर जो है वो किसके पास था, कांग्रेस के पास। कांग्रेस के पास ही पूरा राज था सत्ता का। तो ये बोल रहा है कि एक सिंगल पार्टी का पूरा प्रभुत्व था, वो खत्म हो गया अब। हालांकि उसका दौर पड़ना, नियोजित विकास की राजनीति, जो आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो प्लान डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स, कि हम कैसे प्लान करके डेवलपमेंट करेंगे हर फील्ड को। उसके बाद भारत का फॉरेन के साथ, विदेशों के साथ क्या रिलेशन है, विदेश के साथ भारत का क्या संबंध है, उसके बारे में पढ़ना है कि भारत का विदेशों के साथ क्या संबंध है, भारत सरकार इस बारे में क्या सोचती है। फिर कांग्रेस के प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे कि कांग्रेस का सिस्टम क्या है काम करने का, उसके सामने कौन कौन से चैलेंजेज है, चुनौतियां हैं, और उसको पुनर्स्थापित कैसे किया जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूट कैसे किया जाएगा, रीस्टैब्लिश कैसे किया जाएगा, तो इसके बारे में पढ़ना है। आगे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, हमारे देश में एक और समस्या आता है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट है कि लोकतंत्र कैसे चलेगा। बहुत ऐसा जगह होता है जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है संकट में पड़ जाती है, क्योंकि जो चुने हुए लोग होते हैं वो गलत काम करने लगते हैं, तो वहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं बर्बाद हो जाती है। उसके बाद है जन आंदोलनों का उदय, कैसे से जनता का आंदोलन शुरू हुआ। जन आंदोलन कब से शुरू हुआ है भारतीय पॉलिटिक्स में, जहाँ पे जैसे अन्ना हजारे जैसे लोग जन आंदोलन करते हैं कि नहीं हम लोगों को लोकपाल चाहिए, तो ऐसे बहुत बड़ा बड़ा आंदोलन हमारे देश में हुआ है। तो जन आंदोलन, उसमें आप लोग पढ़े होंगे, अगर कुछ थोड़ा मोड़ा याद होगा तो जयप्रकाश नारायण का हुआ था, जेपी आंदोलन इसको हम लोग बोलते हैं। जेपी आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था जो हिला के रख दिया, जिस उसी आंदोलन से जन्मे वो लोग हैं लालू यादव, नीतीश कुमार, ये सब जेपी आंदोलन के से जन्मे हुए लोग हैं। तो जन आंदोलन का क्या उदय हुआ और किस तरह से जन आंदोलन लोगों के पास पहुंचा, किस तरह से जन आंदोलन को लोगों का सपोर्ट मिला, और जन आंदोलन के जरिए इंदिरा गांधी की सरकार को भी उठा के उखाड़ के फेंक दिया लोग। जन आंदोलन के कारण ही इमरजेंसी जैसा सिचुएशन क्रिएट हो गया, इमरजेंसी जैसा परिस्थिति आ गया, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्षेत्रीय आकांक्षाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोकल डिजायर होता है लोगों का, हर क्षेत्र का अपना अपना आकांक्षा होने लगा कि हमारा क्षेत्र है तो हमको ये चीज़ मिलना चाहिए। यानी जैसे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की बात करते हैं, बिहार में बिहारी को लेके ज़्यादा प्रमोट करते हैं, झारखंड में झारखंडी को लेके ज़्यादा वो होता है क्षेत्रीय आकांक्षा, कि लोकल एरिया में अपने अपने आकांक्षाएं बढ़ने लगी। और भारतीय राजनीति में जो अभी बदलाव हो रहा है उसके बारे में पढ़ना है कि भारतीय राजनीति में किस तरह का बदलाव हो रहा है, किस तरह का इंडियन पॉलिटिक्स में जरूरत है बदलाव का, और भारत सरकार इसके लिए क्या क्या कर रही है। सरकारी क्षेत्र में भी किस तरह का बदलाव हो रहा है। पहले जो हमारे यहाँ राजनीति होती थी वो होता था सबसे पहले धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर जो राजनीति है उस वो बदला, और फिर राजनीति आ गया जाति के आधार पर, कि भैया जाति कौन है, जाति के आधार पर हम लोग राजनीति करने लगे, और जाति की राजनीति भारत में सबसे ज़्यादा है।
सबसे ज़्यादा धर्म और जाति की राजनीति भारत में सबसे ज़्यादा है, जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतने को मिलता है कि हम लोगों को जाति और धर्म के नाम पर भड़का के वोट तो ले लेता है, लेकिन फिर हमारे ना धर्म के लिए ना जाति के लिए कोई काम नहीं किया जाता। इसलिए भारतीय राजनीति का एक समझे, भारतीय राजनीति का सबसे गलत पहलू ये है कि वो क्या कर रहा है, जाति के नाम पर पुरानी जो परंपराएं है उसके नाम पर वोट मांग रहा है। उसमें बदलाव नहीं हो पाया। सरकारें अभी आ रही है और कुछ कुछ भारतीय राजनीति में बदलाव कर रही है कि कैसे हम भारतीय राजनीति जो गंदी हो चुकी है उसको कैसे बदलेंगे, जो जाति प्रधान हो चुकी है उसको कैसे बदलेंगे। ये सारे प्रोसेस को हम लोगों को पढ़ना है। भारतीय राजनीति में नए बदलाव क्या क्या आने वाले हैं उसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये आपका सिलेबस है जो आप लोगों को पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टार्टिंग से ही। विश्व राजनीति बोल दिया तो विश्व राजनीति से ही हम लोग शुरू करते हैं। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स से एक करके 9 चैप्टर इधर और नीचे फिर वही 9-10 चैप्टर नीचे होगा। 9 चैप्टर है, 18 चैप्टर आपको पढ़ना है, याद रखिएगा 18 चैप्टर आपको पढ़ना है। तो आज हम लोग सिलेबस ही डिस्कस करेंगे। कल से जो हम लोग पढ़ेंगे शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध का दौर, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।